ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मेल लेड झाओ को देखते हैं, जो कि जख्मी हालत में माउंटेन के बीचों बीच पड़ा होता है और एक पेंडेंट को मैजिकल स्टोन को देखते हुए सोचता है, अगर आज मैं ये नहीं ले गया तो ग्रैंडपा को नहीं बचा पाऊंगा। तभी अचानक से वह बेहोश हो जाता है और उसके हाथ से खून की बूंद पेड़ पर जाती है, जिससे फीमेल लेड निंग एक इंसानी बच्ची बन जाती है। फिर निंग खुद को इस तरह देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है और माउंटेन के बुजुर्ग मिस्टर किम को आवाज देती है। थोड़ी ही देर में मिस्टर किम वहाँ आते हैं और निंग को इस तरह देखकर हैप्पी हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें इतने सालों बाद ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए अब तुम जाओ और अपने पास के बारे में पता करो। ये बोलकर मिस्टर किम वहाँ से जाने लगते हैं, जिससे निंग उन्हें रुकने को कहती है, मगर मिस्टर किम अपसेट होकर सोचते हैं, अगर निंग यहाँ रुकी तो माउंटेन के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सोचकर वह वहाँ से चले जाते हैं, जिससे निंग परेशान हो जाती है और उन्हें आवाज देने लगती है। तभी एक छोटा सा पौधा निंग से कहता है, अभी उन्हें जाने दो, पहले तुम इस आदमी की मदद करो, क्योंकि इन्होंने ही तुम्हारी मदद की है। ये सुनकर निंग कहती है, ठीक है, और अपनी जड़ी बूटी फ्रेंड एक्साए से पूछती है, क्या तुम मुझे अपने पत्ते दोगी? तब एक्साए इंसानी रूप में आकर कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी छोटी हूँ। ये सुनकर निंग सोचती है, मगर मुझे कुछ भी करके इस आदमी को बचाना होगा, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। ये सोचकर वह झाओ को टच करती है, पर उसका कोई असर नहीं होता। तो वह सोचती है, मेरी सारी पावर तो खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूं? तभी उसे आइडिया आता है, जिससे वह अपने सर से एक पत्ता निकालकर झाओ को खिलाती है और झाओ को होश भी आ जाता है। फिर झाओ होश में आते ही निंग से पूछता है, क्या तुमने मेरी जान बचाई है? पर तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? ये सुनकर निंग उन्हें बताती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं यहाँ बहुत सालों से सो रही थी। तब झाओ सोचता है, इसका मतलब ये बच्ची अनाथ है, तो मुझे इसे यहाँ से ले जाना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ सेफ नहीं है। ये सोचकर वह उसकी तरफ देखता है, जिससे निंग अपने पेंडेंट को छुपा लेती है। फिर झाओ उससे कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि यहाँ तुम्हें खतरा है और अब से तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो। ये सुनकर निंग हैप्पी हो जाती है और उसे हक कर लेती है। इसके बाद वह लोग रोड साइड आते हैं, जहाँ झाओ निंग को अपनी कार दिखाते हुए कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड शेन और मेरा फ्रेंड किन उसी कार में होंगे। ये बोलकर वह लोग कार की तरफ आने लगते हैं। वही कार में बैठा किन शेन को किस करने आगे होता है, जिससे वह उसे रोकते हुए बोलती है, अगर यहाँ हमें किसी ने देख लिया तो? ये सुनकर किन कहता है, यहाँ कोई नहीं है, इसलिए डरो मत। ये बोलकर वह उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ झाओ आता है और उन्हें देख लेता है। फिर वह विंडो पर नॉक करता है, जिससे किन चिढ़ते हुए पूछता है, कौन है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? तभी वह लोग झाओ को देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं झाओ निंग के साथ आगे बढ़ता है। तब किन और शेन उसके पीछे पीछे जाते हैं और शेन झाओ का हाथ पकड़कर पूछती है, क्या तुम सच में ठीक हो? मैं तुम्हें देखकर बहुत हैप्पी हूँ। फिर किन कहता है, हम दोनों तुम्हें कब से ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे, पर डर भी गए थे कि तुम कहाँ चले गए हो। वही कार की आत्मा मिन बाहर आता है और किन और शेन के बारे में बोलने लगता है कि ये दोनों तो जरा भी परेशान नहीं थे, बल्कि ये तो एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे और झाओ को भी इन लोगों ने ही धक्का दिया था। वही निंग ये सुन लेती है और वह मिन को देख पाती है। फिर मिन के पूछने पर वह उसे बताती है कि मैं आपको देख सकती हूँ, जिससे मिन काफी खुश हो जाता है और निंग को सारी बातें बता देता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है, पर शेन किन के बच्चे की मॉम बनने वाली है। जिसके बाद निंग ये बात झाओ को बताती है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। शेन प्रेग्नेंट है, वह बहुत लालची है, इसलिए उसने आपकी कंपनी के पैसे भी चुराए हैं और इनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी इनके पर्स में ही है। ये सुनकर झाओ किन और शेन से पूछता है, तुमने इसे सब क्यों बताया है? शेन कंफ्यूज्ड होते हुए कहती है, मैं इसे ये सब क्यों बताऊंगी? वहीं झाओ गुस्से में कहता है, तुम लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया, पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बोलकर वह जाने लगता है। तब शेन उसे रोककर कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। फिर किन शेन को क्लोज करके कहता है, शेन सही कह रही है। ये बोलकर वह लोग कार में जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद निंग झाओ को अपसेट देखकर पूछती है, आप ठीक है ना? झाओ कहता है, मैं ठीक हूँ, चलो अब घर चलते हैं। तो निंग कहती है, पहले मैं अपने माउंटेन वाले फ्रेंड से मिलकर आती हूँ, उसके बाद जाएंगे। ये बोलकर वह जंगल जाती है और मिस्टर किम को आवाज देते हुए बोलती है,
अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपका शुक्रिया। तभी वहाँ उसकी चील फ्रेंड बाई आती है और निंग से पूछती है, तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, वो भी मुझे बिना बताए। निंग प्यार से उसके बाल पर लगे पंख को टच करते हुए बोलती है, अच्छा ही है मैं जा रही हूँ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। बाई बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, अगर वहाँ किसी ने तुम्हें परेशान किया तो बस मुझे बुला लेना। ये बोलकर वह उसे अपना एक पंख देती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं झाओ निंग की आवाज सुनकर सोचता है, क्या सच में निंग माउंटेन से बात करती है या मेरी ही तबीयत खराब हो गई है जो मुझे ये सब सुनाई दे रहा है। फिर वह सोचता है, शायद मेरे कान खराब हो गए हैं। तब तक निंग वहाँ आ जाती है तो झाओ उससे कहता है, अब हमें घर जाना चाहिए। अब देखते हैं कि झाओ की ग्रैंडमा घर पर उसका वेट कर रही होती हैं। तभी वहाँ झाओ निंग के साथ आता है, जिससे ग्रैंडमा उसे देखकर हैप्पी हो जाती हैं। फिर वह झाओ की चोट देखकर पूछती हैं, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, आखिर तुम कहाँ गए थे। तब झाओ सोचता है, मैं ग्रैंडमा को सच बताकर और परेशान नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उनसे झूठ बोलना होगा। ये सोचकर वह उनसे कहता है, मेरी ही गलती थी, मैं गिर गया था। जिसके बाद झाओ उन्हें बताता है कि मुझे पेंडेंट का दूसरा हिस्सा नहीं मिला। तो ग्रैंडमा बोलती हैं, कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम ज्यादा जरूरी हो। तभी उनकी नजर निंग पर जाती है तो वह झाओ से पूछती हैं, ये कौन है। झाओ उन्हें बताता है कि इसके पेरेंट्स नहीं हैं और इसी ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। ये सुनकर ग्रैंडमा प्यार से निंग को टच करती हैं, जिससे वह उन्हें देखने लगती है और स्माइल करती है। अब झाओ ग्रैंडमा के साथ ग्रैंडपा के पास आता है, जो बेड पर बेहोश पड़े होते हैं। तो झाओ कहता है, 2 साल पहले ही ग्रैंडपा की हालत बहुत खराब हो गई, क्या आपको इस बारे में कुछ पता नहीं है। ग्रैंडमा बोलती हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये एक बीमारी है, पर मुझे नहीं लगता कि असल बात यही है। ये बोलकर वह ग्रैंडपा के गले से एक पेंडेंट निकालकर दिखाती हैं और उसे बताती हैं कि ग्रैंडपा हमेशा इसी के बारे में बोलते थे, उन्हें इसका दूसरा हिस्सा चाहिए, क्योंकि ये उन्हें माउंटेन से मिला था। जब वो यंग थे तो उन्होंने एक आत्मा की जान बचाई थी। ये सुनकर झाओ शॉक्ड होकर पूछता है, तो क्या सच में आत्माएं होती हैं। ग्रैंडमा बोलती हैं, हाँ ये सच है, क्योंकि ग्रैंडपा ने तो यही बताया था। दूसरी तरफ निंग फैन से बात कर रही होती है, तुम हमेशा घूमते रहती हो तो क्या तुम्हें चक्कर नहीं आता है। फैन उसे बताती है, मेरा तो काम ही यही है, अगर मुझे चक्कर भी आए तो कोई नहीं समझता, सिर्फ स्विच बंद होने पर ही मैं रुकती हूँ। तभी वहाँ ग्रैंडमा झाओ के साथ आती हैं और ये देखकर वह झाओ से कहती हैं, देखो निंग हवा से बात कर रही है। ये सुनकर झाओ स्माइल करते हुए कहता है, उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। फिर ग्रैंडमा निंग के पास जाती हैं और उसे अपना ब्रेसलेट देने लगती हैं। तो झाओ उनसे कहता है, मगर ये तो आपको आपकी ग्रैंडमा ने दिया था ना। ग्रैंडमा बोलती हैं, पर अब ये मैं निंग को देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो हमारी फैमिली के लिए लकी होगी। ये बोलकर वह झाओ के हाथ में ब्रेसलेट देती हैं और कहती हैं, तुम जाकर निंग को शॉपिंग करवा दो। ये सुनकर निंग बोलती है, पर मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ग्रैंडमा बोलती हैं, कोई बात नहीं, तुम शॉपिंग कर लो। बोलकर वह उसे हक करती हैं। तभी निंग का पेंडेंट बाहर आ जाता है, जिससे ग्रैंडमा उसे देखकर खुश हो जाती हैं और उससे पूछती हैं, तुम्हें ये पेंडेंट कहाँ से मिला। ये तो ग्रैंडपा के पेंडेंट का टूटा हुआ हिस्सा है। निंग पेंडेंट को अपनी तरफ करते हुए बोलती है, ये मेरा पेंडेंट है, जब मैं सो रही थी तो ये मुझे मिला था। जिसके बाद ग्रैंडमा निंग को ग्रैंडपा के पास ले जाती हैं और उनके गले से पेंडेंट निकालकर निंग को दिखाती हैं। तो वह कहती है, मुझे याद आया, ये पेंडेंट तो एक ही है। फिर जैसे ही पेंडेंट आपस में मिलते हैं तो निंग को दर्द होने लगता है। ये बात वह झाओ को बताती है कि अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल गई हूँ। झाओ उसे समझाता है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वहीं वह ग्रैंडमा से कहता है, मुझे याद आया, ग्रैंडपा ने बताया था कि जब वो माउंटेन गए थे तो उन्हें एक जड़ी बूटी की आत्मा मिली थी, कहीं वो निंग तो नहीं है। ये सुनकर ग्रैंडमा निंग से पूछती हैं, क्या तुम आत्मा हो। तो निंग जल्दी से कहती है, हाँ मैं वही हूँ, और मुझे याद आ रहा है कि मैंने ग्रैंडपा को कहीं देखा है। ये बोलकर वह ग्रैंडपा को ठीक करने की कोशिश करती है, पर उसकी पावर का असर नहीं होता। तो वह उन्हें सॉरी बोलती है और बताती है कि अभी मेरी पावर वापस नहीं आई है। तो ग्रैंडमा बोलती हैं, कोई बात नहीं। तभी झाओ की नजर ग्रैंडपा के हाथ पर जाती है, जो हल्का सा हिलता है। तो ये बात वह ग्रैंडमा को बता देता है। दूसरी तरफ झाओ की कजिन रूई अपने ग्रैंडपा, जो कि झाओ के ग्रैंडपा के भाई होते हैं,
उन्हें ये बताती है कि झाओ को कुछ नहीं हुआ, वह बच गया है और वह अपने साथ एक लड़की को लेकर आया है। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से में बोलते हैं, तब तो मैं उसे देखना चाहता हूँ कि वह कौन है। अब निंग चुपके से ग्रैंडपा के रूम में आती है और एक वाइन के मटके के पास जाती है, जिसकी महक से उसे चक्कर लगने लगते हैं। तब वह टेबल से उस वाइन के बारे में पूछती है कि ये क्या है, तो टेबल की आत्मा उसे बताती है कि ये ग्रैंडपा की बनाई हुई वाइन है, जो काफी पुरानी है। ये सुनकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और एक छोटा सा पौधा बनकर मटके के अंदर जाती है और वाइन पी लेती है। फिर वह बाहर आकर इंसान बनती है और उसे उल्टी लगने लगती है, जिससे वह टेबल पर उल्टी करने के लिए आगे होती है। पर टेबल उसे रोकते हुए कहता है, तुम मुझे गंदा नहीं कर सकती हो। ये सुनकर वो खुद को रोक लेती है। फिर वह ग्रैंडपा के पास जाती है और उसे समझ आता है कि अगर ग्रैंडपा ये पिएंगे तो वह जल्दी ही ठीक हो सकते हैं। ये सोचकर वह उन्हें अपनी जड़ों की मदद से वाइन पिला देती है। तभी दूर की आत्मा उसे बताती है कि झाओ तुम्हें ढूंढते हुए अंदर आ रहा है, इसलिए जल्दी से छुप जाओ। ये सुनकर वह डर जाती है और पौधा बनकर फिर से वाइन में डूब जाती है। तब तक झाओ रूम में आ जाता है और वाइन के मटके में निंग को देखकर पहचान जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता था ये तुम ही हो, इसलिए अब बाहर आ जाओ। जिसके बाद निंग बाहर आती है और झाओ को बताती है कि मेरी पावर्स ग्रैंडपा को ठीक करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए दवाई ढूंढ रही थी, पर सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। ये सुनकर झाओ कहता है, पर तुम्हें ये सब करके खुद को मुसीबत में डालने की जरूरत नहीं है। तभी निंग बोलते बोलते बेहोश हो जाती है, जिससे झाओ बहुत परेशान हो जाता है। अब देखते हैं, निंग बेड में बेहोश पड़ी होती है। वहीं ग्रैंडमा उसकी फिक्र करते हुए झाओ से बोलती हैं, निंग अभी बहुत छोटी है, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसे कुछ हो गया तो। झाओ कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही वो ठीक हो जाएगी। तभी निंग होश में आती है तो झाओ कहता है, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। वहीं ग्रैंडमा बोलती हैं, तुम्हें खुद को मुसीबत में डालने की जरूरत नहीं है, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए तुम जैसे मदद कर सकती हो वो काफी है। फिर वह झाओ से कहती हैं, हमें निंग की असली आइडेंटिटी छुपाकर रखनी होगी, अगर इसकी सच्चाई किसी को पता चली तो बहुत बुरा हो सकता है। ये सब सुनकर निंग बोलती है, मैं सब समझ गई हूँ और मैं सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ये बोलकर वह फिर से सो जाती है। नेक्स्ट डे निंग झाओ को वाइन देती है और उसे ग्रैंडपा को पिलाने के लिए कहती है, जिससे झाओ उससे पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है इससे ग्रैंडपा ठीक हो जाएंगे? तो निंग बोलती है, आप फिक्र मत कीजिए, इससे सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर झाओ ग्रैंडपा को वाइन पिला देता है। तभी वहाँ रूई अपने ग्रैंडपा के साथ आती है और ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं, तुम लोग यहाँ मेरे भाई को मार रहे हो। ये बोलकर वह झाओ के हाथ से वाइन की बॉल नीचे फेंक देते हैं। तो ग्रैंडमा गुस्से में कहती हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे लगता है तुम लोग पागल हो गए हो, जो एक बीमार इंसान को पता नहीं क्या क्या पिला रहे हो। फिर वह डॉक्टर वैंग से ग्रैंडपा की हालत देखने को कहते हैं। वही ग्रैंडपा सोचते हैं, पता नहीं ये अब तक मरा क्यों नहीं, अगर ये मर जाता तो ये सब आसानी से मेरा हो जाता। तब निंग बोलती है, मैंने ग्रैंडपा को मेडिसिन दी थी मगर आपने उसे गिरा दिया। ये सुनकर वह कहते हैं, तुम तो इस फैमिली की भी नहीं हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब झाओ कहता है, ये हमारी फैमिली मेंबर है, आप इससे इस तरह बात नहीं कर सकते। वही रूई आगे आकर उन्हें एक फाइल देते हुए कहती है, अब तुम लोग यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम्हारी कंपनी और ये घर हमारा हो गया है। तभी निंग बोलती है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। तब उसका पेंडेंट नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम इस घर की चीजें चोरी कर रही हो। निंग बोलती है, नहीं, ये चीज मेरी है। ये बोलकर वह आगे बढ़ती है। तभी रूई पेंडेंट पर पाव रख देती है, जिससे निंग रूई के शूज की आत्मा से मदद मांगती है। तो आत्मा उसे बताती है कि रूई नाइट क्लब जाने वाली है। तब ये बात निंग सबको बताती है, जिसे सुनकर रूई और उसके ग्रैंडपा डर जाते हैं। वहीं झाओ और ग्रैंडमा उन्हें सुनाने लगते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली का नाम खराब करने की। ये सुनकर रूई गुस्से में निंग को मारने आगे होती है, मगर झाओ उसे रोककर कहता है, बस अब बहुत हुआ। तभी झाओ के ग्रैंडपा होश में आते हैं, जिन्हें देखकर रूई और उसके ग्रैंडपा डर जाते हैं और बाकी लोग हैप्पी हो जाते हैं। फिर वैंग काम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है और रूई ग्रैंडपा से बोलती है, आपने जो भी सुना वो सब झूठ है। तो निंग उन्हें बताती है कि ये सब सच है,
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये सुनकर रूई और उसके ग्रैंडपा डरकर भाग जाते हैं। उसके बाद ग्रैंडपा स्माइल करते हुए निंग से कहते हैं, 40 साल पहले तुम एक नन्हा सा पौधा थी और अब एक सुंदर सी लड़की बन गई हो। ये सुनकर निंग को याद आ जाता है और वह कहती है, इसका मतलब वो आप ही थे जिन्होंने मुझे पानी पिलाया था। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें हम ग्रैंडपा के यंग डेज के सीन देखते हैं। तब ग्रैंडपा माउंटेन में जाते हैं और निंग के ऊपर पानी डालते हैं, जिससे निंग हैप्पी होकर उन्हें पेंडेंट का आधा हिस्सा देती है और कहती है, अगर आपको कभी मेरी जरूरत हो तो यहाँ आइएगा। तब ग्रैंडपा उस पेंडेंट को देखकर हैप्पी हो जाते हैं। फ्लैशबैक एंड होते ही ग्रैंडपा सबको बताते हैं कि ये पेंडेंट बहुत जरूरी है, जिसके बाद दोनों पेंडेंट एक साथ मिलकर निंग के पास आ जाते हैं। तो वह उन्हें बताती है कि अब मुझे सब समझ आ गया है, जब मेरे पास पावर आ जाएगी तो मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर सभी हैप्पी हो जाते हैं और झाओ कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। जिसके बाद निंग को खजाने के बारे में पता चलता है तो वह ये बात उन्हें बताती है कि बैकयार्ड में जो पुराना ट्री है उसके नीचे खजाना है। ये सुनकर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा हैप्पी हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वह लोग बैकयार्ड जाते हैं, जहां अचानक से भूकंप आता है और खजाना बाहर आ जाता है। ये देखकर ग्रैंडमा बोलती हैं, इसका मतलब निंग सच कह रही थी और हमें इस बारे में कुछ पता भी नहीं था कि हमारे पूर्वज हमारे लिए खजाना छोड़ कर गए हैं। तभी खजाने का पिटारा खुलता है, जिससे रोशनी आती है और सभी हैप्पी हो जाते हैं। और ग्रैंडपा निंग से कहते हैं, तुम सच में हमारी फैमिली के लिए बहुत लकी हो। ये सुनकर सभी स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ग्रैंडमा इनविटेशन तैयार कर रही होती हैं। तब निंग वहां आती है और उनसे पूछती है, आप क्या कर रही हैं? तो ग्रैंडमा उसे बताती हैं कि मैं यहाँ फैमिली के लिए इनविटेशन बना रही हूँ ताकि उन्हें पार्टी के लिए इनवाइट कर सकूं। ये सुनकर निंग पूछती है, क्या आप रूई और उसके ग्रैंडपा को भी इनवाइट करेंगी? ग्रैंडमा बोलती हैं, हाँ, हम सभी को इनवाइट करने वाले हैं। ये सुनकर निंग कहती है, पर वो लोग तो बुरे हैं ना, तो आपको उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडमा उसे समझाती हैं कि भले ही वो लोग बुरे हैं, पर हम एक फैमिली हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब निंग स्माइल करते हुए बोलती है, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। दूसरी तरफ रूई गुस्से में इनविटेशन कार्ड फेंकते हुए ग्रैंडपा से कहती है, उन लोगों ने हमें बैंक्वेट के लिए इनवाइट किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि झाओ के ग्रैंडपा आखिर कैसे बच गए। कहीं उस लड़की ने तो उनकी मदद नहीं की है। अब हम उनसे सब कुछ वापस कैसे लेंगे? तब ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे सब छीनना आता है। अब ये बैंक्वेट ही हमें सब वापस दिलाने में मदद करेगा। कल हम लोग वहाँ जरूर जाएंगे और उन लोगों के साथ कंपटीशन करेंगे ताकि सबको ये समझ आ जाए कि प्रॉपर्टी का सही हकदार कौन है। तब रूई भी हंसते हुए कहती है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं, इसलिए अब मुझे भी कल की पार्टी का वेट है। नेक्स्ट डे निंग झाओ और उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पार्टी में आती है, जहाँ सभी गेस्ट्स ग्रैंडपा को हेल्दी देखकर सोच में पड़ जाते हैं और आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि वो 2 साल से बिस्तर पर पड़े थे और अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा अनाउंस करते हुए सबको बताते हैं कि अब से निंग भी उनकी फैमिली मेंबर है और कोई भी उसे नाजायज नहीं कहेगा। ये सुनकर निंग बहुत हैप्पी हो जाती है। तभी वह लोगों को खुद को घूरता हुआ देखकर सोचती है, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वही रूई ग्रैंडपा से कहती है, आप निंग की पहचान इतनी आसानी से कैसे बता सकते हैं? हम तो इसे जानते भी नहीं हैं कि ये किस फैमिली से है और इसके पूर्वज कौन थे। ये सुनकर ग्रैंडमा उसे जवाब देते हुए बोलती है, हम निंग को जानते हैं, हमारे लिए यही काफी है, हमें उसके पूर्वजों के बारे में जानना भी नहीं है। रूई कहती है, ये सब मैं फैमिली के लिए कर रही हूँ ताकि कोई हमारी फैमिली के बारे में गलत बात ना कह सके। हम नहीं जानते कि निंग यहाँ किस मकसद से आई है। तब निंग झाओ के पास जाती है और उसे बताती है कि सच में मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। तो झाओ उसे प्यार से समझाता है, तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन वहाँ के गेस्ट्स फिर भी झाओ के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। तो निंग उनसे कहती है, मैं तुम लोगों को झाओ के बारे में बकवास नहीं करने दूंगी। ये बोलकर वह अपने मैजिक का उसे करती है, जिससे एक आदमी अचानक से झाओ की फैमिली की तारीफ करने लगता है। ये देखकर निंग हैप्पी हो जाती है। तभी वहाँ रूई के ग्रैंडपा आते हैं और अनाउंस करते हुए बोलते हैं, अब टाइम आ गया है कि हमें ये पता चले कि इस फैमिली का लीडर कौन बन सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब झाओ के ग्रैंडपा ये बोझ उठा सकते हैं, इसलिए हमें नए लीडर के लिए कंपटीशन कर लेनी चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? ये सब क्यों करना चाहते हो?
वही रुई कहती है, ग्रैंडपा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लोगों के बीच कंपटीशन तो होना ही चाहिए। अगर उसमें आप लोग हार गए तो निंग को लेकर यहाँ से चले जाइएगा। ये सुनकर झाओ निंग को अपनी तरफ करता है तो निंग कहती है, आप लोग इस तरह से झाओ को परेशान नहीं कर सकते। वही रुई झाओ से पूछती है, क्या तुम इस कंपटीशन से डर रहे हो कि कहीं तुम्हें सब छोड़कर यहाँ से जाना न पड़े? तब ग्रैंडपा पूछते हैं, तुम किस तरह के कंपटीशन की बात कर रहे हो और इसे कौन करवाएगा? तभी वहाँ उनकी फैमिली के 3 हेड लोग आते हैं और कहते हैं, ये कंपटीशन हम करवाने वाले हैं। उनमें से एक मिस्टर कांग कहते हैं, आज की कंपटीशन 3 बार होगी, जिसमें अलग अलग चीजों के लिए कंपटीशन की जाएगी, जैसे प्रॉपर्टी और बिजनेस के लिए। इसके बाद मिस्टर काम एक ग्रीन कलर का पेंडेंट निकालते हैं और उसे बेंच पर रखते हुए बोलते हैं, आज की कंपटीशन में ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। तभी निंग का पेंडेंट उससे कहता है, हमें इसी की जरूरत थी, ये हमारी भी है, इसलिए तुम जाओ और इसे ले लो। तब निंग ये बात झाओ को बताती है, जिससे झाओ सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे निंग की मदद करनी होगी। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि रुई के ग्रैंडपा मिस्टर काम के पास जाते हैं और उनकी फैमिली में कंपटीशन करवाने के लिए कहते हैं, पर मिस्टर काम ये काम करने से मना कर देते हैं, जिससे ग्रैंडपा उन्हें सोने से भरा बैग दिखाते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप ये देखकर भी मना कर सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर काम सोने की तरफ देखते हैं और उनके चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है, जिससे वह सोने को टच करते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, कल की कंपटीशन में तुम्हें ही जिताऊंगा। फ्लैशबैक एंड होते ही झाओ गुस्से में कहता है, ठीक है, मैं ये कंपटीशन करने के लिए तैयार हूँ, पर अगर तुम लोग हार गए तो चुपचाप यहाँ से चले जाओगे और हमारी फैमिली प्रॉपर्टी के पेपर्स यहीं छोड़कर जाओगे। ये सुनकर रुई बोलती है, और अगर तुम लोग हार गए तो तब तुम लोग सिर्फ यहाँ से जाओगे नहीं, बल्कि निंग को मेरे सामने झुककर सॉरी भी कहना होगा। ये सुनकर झाओ निंग से पूछता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? निंग बोलती है, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और ये कंपटीशन भी हम ही जीतने वाले हैं। ये देखकर रुई सोचती है, एक बार मेरे पास पावर आ जाए फिर मैं सबसे पहले इन दोनों को यहाँ से निकाल दूंगी। इसके बाद रुई मिस्टर काम से कहती है, क्यों ना अब हम कंपटीशन स्टार्ट करें? ये सुनकर वह कहते हैं, क्या तुम सच में अभी शुरू करना चाहती हो? तो ग्रैंडपा बोलते हैं, रुई सही कह रही है, तभी हमें पता चलेगा कि इस फैमिली का लीडर कौन बन सकता है। जिसके बाद रुई क्लैपिंग करके वहाँ एक्सपर्ट्स टीम को बुलाती है और सबको बताती है कि मैंने इन लोगों को बुलवा लिया है ताकि कोई ये ना कह सके कि हम लोग चीटिंग कर रहे हैं। ये सुनकर झाओ के ग्रैंडपा बोलते हैं, तुमने सही किया क्योंकि मेरी फैमिली इन चीजों से नहीं डरती है। रुई झाओ से पूछती है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अभी भी पीछे हट सकते हो। ये सुनकर निंग रुई को चिढ़ाते हुए कहती है, डर आपको लग रहा होगा, हमें नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आप हारने के बाद बच्चों की तरह रोने लगें। ये सुनकर रुई सोचती है, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन बच्चों की तरह रोने वाला है और किसके पास प्रॉपर्टी जाने वाली है। जिसके बाद कंपटीशन शुरू होती है और पहले राउंड में ऑक्शन होता है, जिसमें बहुत सारी कीमती और सामान्य चीजों को एक साथ रखकर ये पूछा जाता है कि इन चीजों में सबसे पुरानी और कीमती चीज कौन सी है। तो रुई और झाओ आगे बढ़ते हैं और चीजों को पहचानने लगते हैं। वही रुई एक वास उठाकर कहती है, मुझे ये देखने में बहुत कीमती और पुराना लग रहा है, इसलिए मैं अपने लिए ये चूज करूंगी। जिसके बाद झाओ भी चीजों को देखने लगता है। वहीं निंग उन चीजों की आत्माओं से बात करके पता लगाती है कि वो लोग कितने पुराने और कीमती हैं। तभी उसे टेबल पर रखी चीजें अपने बारे में बताने लगती हैं कि मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, वगैरह वगैरह। तब निंग उन्हें देखकर समझ जाती है कि वो लोग झूठ कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपनी ही बात पर कंफ्यूज्ड होते हैं। इसलिए निंग उन्हें सिलेक्ट करने से पहले सोचने लगती है। ये देखकर रुई कहती है, अगर तुम दोनों से ये नहीं हो रहा है तो रहने दो और यहाँ से चले जाओ। जिससे ग्रैंड माँ गुस्से में कहती हैं, तुम मेरी फैमिली से इस तरह बात नहीं कर सकती हो क्योंकि उनके पास सोचने के लिए बहुत टाइम है। वहीं निंग भी कहती है, मैं ये कंपटीशन जरूर जीतूंगी। तभी निंग की नजर नीचे गिरे एक बॉक्स पर जाती है और वह बॉक्स की आत्मा की बात सुनने लगती है, जहाँ वह कह रहे होते हैं, हजारों साल बीत गए पर आज भी इंसान पहले की तरह ही जालिम है। ये सुनकर निंग झाओ से कहती है, मुझे ये बॉक्स चाहिए। फिर आत्मा से कहती है, आप मुझे बहुत संत लग रहे हैं। ये सुनते ही आत्मा हैप्पी होकर पूछती है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? तभी सबकी नजर निंग पर होती है और वो लोग सोचने लगते हैं
कि क्या निंग एक टूटे हुए बॉक्स से बात कर रही है। तब बॉक्स की आत्मा निंग से कहती है, अगर तुम मुझे देख सकती हो, इसका मतलब है कि तुम माउंटेन से आई हो। मैं यहाँ सदियों से सोया हूँ और मैंने पूरी दुनिया देख रखी है। ये सब सुनकर निंग हैप्पी हो जाती है और उस बॉक्स को सिलेक्ट करके झाओ को दे देती है। जिसके बाद झाओ बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर से एक स्टोन निकलता है। ये देखकर रूई हंसने लगती है और कहती है, तुम दोनों ने इतना टाइम लगाकर ये चूज किया है जिसकी कोई वैल्यू तक नहीं है। झाओ कहता है, पर मुझे लगता है मेरे लिए यही सही है क्योंकि इसे निंग ने चूज किया है, इसलिए मैं अपनी तरफ से इसे ही रखूंगा। तब एक्सपर्ट्स बोलते हैं, इस बात का फैसला बाद में होगा, अभी नहीं। जिससे रूई झाओ को एक नोट देते हुए कहती है, इसकी कीमत इससे ज्यादा नहीं होगी, तुम ये रख लो और खुद ही कंपटीशन से बाहर हो जाओ। तब एक्सपर्ट्स उन्हें बताते हैं कि इस मुकाबले का टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए अब तुम लोग अपनी चीजों को यहाँ लेकर आओ। जिससे रूई अपने सामान को एक्सपर्ट्स के आगे लेकर जाती है और तारीफ करने लगती है कि उसका वास बहुत साल पुराना है, इसलिए उसने उसे चूज किया है ताकि वह ये मुकाबला जीत सके। ये सुनकर ग्रैंडमा निंग से कहती हैं, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी हमें ये बताओ कि तुमने इस बॉक्स को क्यों चूज किया है। तब निंग बोलती है, क्योंकि मुझे बॉक्स की आत्मा ने बताया कि वो बहुत सालों से यही है, इसलिए मैंने ये चूज कर लिया। मैंने ठीक तो किया ना। तब ग्रैंडमा और झाओ निंग से कहते हैं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुमने जो बॉक्स चूज किया है वो सही ही होगा। जिसके बाद एक्सपर्ट्स लोग रूई के वास को चेक करते हैं और बोलते हैं कि ये असली है और मार्केट में इसकी कीमत 200 मिलियन है। ये सुनकर रूई बहुत हैप्पी हो जाती है और कहती है, मुझे पता था, मैं गलत चीज चूज कर ही नहीं सकती। वही रूई के ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हारी नजर बहुत तेज है, इसलिए मैंने ये काम करने के लिए तुम्हें कहा था। उसके बाद एक्सपर्ट्स निंग का चूज किया हुआ बॉक्स देखते हैं और बोलते हैं कि ये एक बेकार टूटा हुआ बॉक्स है, इसलिए हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है। पर ग्रैंडमा बोलती हैं, हमें निंग पर बहुत भरोसा है, इसलिए तुम लोग इसे चेक करो। तब वो लोग चेक करते हैं और कहते हैं, ये बकवास है, हम इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये बोलकर वो उस बॉक्स को फेंक देते हैं। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, जिससे निंग उस बॉक्स को उठाती है और उसे याद आता है कि बॉक्स की आत्मा ने उसे बताया था कि मैं बहुत सालों से यही हूँ। ये सोचकर वह उस बॉक्स के अंदर से स्टोन को निकालती है और उस पर फूंक मारती है, जिससे वो स्टोन बहुत चमकने लगता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये मामूली सा स्टोन इतना शाइन क्यों करने लगा। फिर सभी बोलने लगते हैं, ये तो वही स्टोन है जिसे हम कब से ढूंढ रहे थे, ये बहुत कीमती है। तभी वहाँ मास्टर ग्योंग आते हैं, जिन्हें देखकर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो एक्सपीरियंस्ड मास्टर ग्योंग हैं। फिर ग्योंग वास चेक करते हैं और सबको बताते हैं कि ये वास नकली है, इसे कुछ समय पहले ही बनाया गया है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तब निंग बोलती है, ये सही कह रहे हैं, मैंने ये बात पहले ही पता कर ली थी कि ये वास 3 दिन पहले ही पेंट किया गया है और ये नकली है। ये सुनकर रूई वास को देखने लगती है और सोचती है, ये कैसे हो सकता है। तब सभी पुराने एक्सपर्ट्स भी उस वास में बने निशान को अच्छी तरह चेक करते हैं और मास्टर ग्योंग से कहते हैं, सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, आप सही कह रहे हैं। ये सुनकर मास्टर ग्योंग निंग से बोलते हैं, तुम उम्र में छोटी हो पर तुम्हारी नजर बहुत तेज है। ये सुनकर निंग और बाकी सभी हैप्पी हो जाते हैं। वहीं ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बोलते हैं, तुम हमारी फैमिली के लिए बहुत लकी हो, इसलिए हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। जिसके बाद झाओ रूई से कहता है, अब सच सबके सामने आ गया है, इसलिए तुम्हें निंग को सॉरी बोलना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडपा रूई पर गुस्सा करने लगते हैं तो वह उन्हें बताती है, ये कैसे हो सकता है, मैंने इस वास पर 5 मिलियन लगाए हैं, जरूर इस वास को इन लोगों ने बदला होगा। ये सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं, बस अब बहुत हुआ, तुमने पहले ही हमें बहुत एम्बैरेस्ड कर दिया है, अब और नहीं। ये सुनकर रूई शांत हो जाती है। फिर निंग झाओ से कहती है, अब तो हम ये कंपटीशन जीत चुके हैं, इसलिए हमें ये बात सबको बता देनी चाहिए। तो झाओ कहता है, तुम सही कह रही हो, मैं अभी रूई से अपना हिसाब बराबर करता हूँ। जिसके बाद एक्सपर्ट्स की टीम निंग और झाओ को पहले राउंड का विनर घोषित कर देती है तो सभी हैप्पी हो जाते हैं। फिर झाओ मास्टर ग्योंग को थैंक्स कहता है तो वह निंग के पास आकर स्माइल करते हुए बोलते हैं, इसमें थैंक्स की बात नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा काम है, सच्चाई को सामने लाना। पर मैं निंग से जानना चाहता हूँ
कि उसे वास की सच्चाई कैसे पता चली। तब निंग उन्हें बताती है, वास ने मुझे खुद बताया था कि वह कितना पुराना है। ये सुनकर मास्टर ग्योंग हैप्पी हो जाते हैं। इसके बाद रूई कहती है, ठीक है, अब हम दूसरा मुकाबला शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुकाबला झाओ ने लक की वजह से जीत लिया, पर अब वो कैसे जीत सकता है। और मुझे तो लगता है कि निंग एक जंगली लड़की है, क्योंकि वो माउंटेन से आई है और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ये सुनकर रूई के ग्रैंडपा बोलते हैं, रूई बिल्कुल सही कह रही है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमें सच का पता चले कि निंग ने क्या गड़बड़ की है। फिर रूई मिस्टर काम से कहती है, अब आपको वेट नहीं करनी चाहिए क्योंकि पहले ही देर हो चुकी है। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा अनाउंस करते हुए बोलते हैं, असली मुकाबला तो अब शुरू होने वाला है, इसलिए सब यहीं रहकर एंजॉय कीजिए। ये बोलकर वह अपने हाथ में पड़ी मोती की माला को घुमाते हुए सोचते हैं, झाओ के ग्रैंडपा की तबीयत मैंने ही खराब करवाई थी, पर अब मैं इस निंग को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी माला से काले रंग का धुआं निकलने लगता है, जिसे निंग देख लेती है और सोचती है, ये क्या हो रहा है। वही रूई झाओ से पूछती है, क्या तुम अगले मुकाबले के लिए तैयार हो। तो झाओ उससे पूछता है, मैं तो तैयार हूँ, पर इसके बदले तुम क्या चाहती हो। रूई बोलती है, जो भी ये मुकाबला हारेगा उसे न सिर्फ इस घर से जाना होगा, बल्कि उसे सबके सामने झुककर माफी भी मांगनी होगी, क्योंकि मैं इस निंग को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तब उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आखिर हम एक गैर लड़की को अपने घर में क्यों रखें, जब हम उसे जानते भी नहीं हैं। ये सुनकर ग्रैंडमा गुस्से में रूई को चुप रहने को कहती है, जिससे वह अपसेट हो जाती है। तो ग्रैंडपा उसे समझाते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में ये बात साफ हो जाएगी कि कौन यहाँ रहेगा और कौन चला जाएगा। वहीं मास्टर ग्योंग भी गुस्से में रूई से कहते हैं, तुम लोग निंग की बुराई नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब वो मेरी फेवरेट बन चुकी है, इसलिए तुम लोग उससे बदतमीजी नहीं कर सकते। तो रूई कहती है, ये हमारे घर का मैटर है, इसलिए आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ये हम आपस में समझ लेंगे। ये बात सुनते ही मास्टर ग्योंग गुस्से में कहते हैं, तुम लोग अब से निंग का काम मेरा काम समझो, इसलिए तुम लोग उसकी इंसल्ट करने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम लोगों का वो हाल करूंगा कि तुम सब भूल जाओगे। उनकी धमकी सुनकर ग्रैंडपा बहुत डर जाते हैं और फिर से अपनी माला से मैजिक करने लगते हैं। तो निंग का पेंडेंट उसे बताता है कि ग्रैंडपा की माला से काली एनर्जी आ रही है और ये एनर्जी मैंने पहले भी झाओ के ग्रैंडपा के ऊपर देखी थी, इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने ही ग्रैंडपा की तबीयत खराब करवाई थी। ये जानकर निंग समझ जाती है कि इसके पीछे रूई के ग्रैंडपा ही थे। फिर वह पूछती है, पर इसके बारे में मुझे पहले पता क्यों नहीं चला। पेंडेंट बताता है, क्योंकि पहले मेरे दोनों हिस्से अलग अलग थे, पर अब ये एक हो गए हैं, इसलिए मुझे सब समझ आ रहा है। वहीं निंग की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे झाओ उसकी फिक्र करने लगता है। उसके बाद मिस्टर कांग कहते हैं, अब हमें मुकाबला शुरू करना चाहिए, जिसके लिए तुम लोगों के पास 30 मिनट है। तुम लोग जिसे चाहो अपनी टीम में शामिल कर सकते हो, तभी ये डिसाइड होगा कि ये मुकाबला कौन जीतने वाला है। तब निंग झाओ से कहती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम ये मुकाबला भी जीत जाएंगे। वही रूई अपने नेटवर्क का उसे करने लगती है और सभी गेस्ट से कहती है, हम आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। ये सुनकर निंग और झाओ कहते हैं, पर ये तो चीटिंग है, क्योंकि ये लोग पैसों से लोगों का सपोर्ट ले रहे हैं। ये सुनकर रूई कहती है, ये चीटिंग नहीं, मेरी स्मार्टनेस है, अगर तुम्हारे पास भी पैसे हैं तो तुम भी इन लोगों को अपने सपोर्ट में कर सकते हो। तब निंग मास्टर ग्योंग से कहती है, आपने तो सब सुन ही लिया है, इसलिए अब आपको भी मेरी मदद करनी होगी। ये सुनकर मास्टर ग्योंग अनाउंस करते हैं और झाओ को बताते हैं, अब से तुम मेरे म्यूजियम में पार्टनर हो और तुम हर जगह मेरे नाम का उसे कर सकते हो, इससे तुम्हारा फायदा होगा और लोग तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। ये सुनकर रूई और उसके ग्रैंडपा शॉक्ड हो जाते हैं, वहीं झाओ और बाकी सभी हैप्पी हो जाते हैं। फिर निंग आंख बंद करके मिस्टर किम से उसकी मदद करने को कहती है, जिससे उसके स्टोन से एक रोशनी निकलती है और वह वहां मौजूद गेस्ट्स के ऊपर जाने लगती है। ये देखकर ग्रैंडपा बोलते हैं, पता नहीं अब निंग क्या प्रार्थना कर रही है, जबकि झाओ को तो इतना बड़ा ऑफर यूं ही मिल गया है। वही गेस्ट्स भी गॉसिप करने लगते हैं कि निंग झाओ के लिए बहुत लकी है, इसलिए तो मास्टर ग्योंग ने उसे अपना पार्टनर बना लिया है। तभी लोगों के पेंडेंट से रोशनी आने लगती है। ये देखकर वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और खुशी से बोलने लगते हैं,
हमारा पेंडेंट चमक रहा है। वहीं बाकी गेस्ट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसे देखकर रूही शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये सब निंग की ट्रिक है, पर वो चाहे कुछ भी कर ले इन लोगों को अपनी तरफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये लोग पहले ही मेरी तरफ आने के लिए तैयार हो गए हैं। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारे गेस्ट्स निंग से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे सपोर्ट करने के लिए उसकी तरफ हो जाते हैं, जिस कारण मिस्टर कांग को भी रिजल्ट अनाउंस करना पड़ता है और वह बता देते हैं कि इस मुकाबले के विनर भी निंग और झाओ हैं, जिससे सभी हैप्पी हो जाते हैं। फिर झाओ रूही से कहता है ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने ही ये शर्त रखी थी। अब उसके मुताबिक तुम्हें निंग से सॉरी कहना होगा, वो भी सबके सामने। वहीं मिस्टर कांग ग्रीन पेंडेंट लेकर ग्रैंडपा की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर रूही के ग्रैंडपा को गुस्सा आता है, जिस कारण वो काली एनर्जी को झाओ के ग्रैंडपा के ऊपर भेजने लगते हैं, ताकि उनकी मौत हो जाए और सब कुछ उन्हें मिल जाए। वहीं निंग को इस एनर्जी के बारे में पता चल जाता है, जिस कारण वो अच्छी तरह ढूंढने लगती है कि आखिर उसे काली एनर्जी का एहसास किस तरह हो रहा है। तभी वो ग्रैंडपा के हाथ में माला देख लेती है और उन्हें रोकने के लिए आगे जाती है, पर रूही उसे पकड़कर कहती है तुम यहाँ से कहाँ भाग रही हो, अभी तुम्हें यही रुकना होगा। तब निंग चिल्लाते हुए कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे ग्रैंडपा को बचाना है। पर रूही उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक सारी एनर्जी ग्रैंडपा के ऊपर न चली जाए। उसके बाद ग्रैंडपा बहुत हैप्पी होकर वो पेंडेंट का बॉक्स मिस्टर काम से लेते हैं। तभी अचानक से वो बेहोश हो जाते हैं, जिस कारण बॉक्स उनके हाथ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी ग्रैंडपा के पास जाते हैं और उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं। तब निंग सबको बताती है कि ये सब रूही के ग्रैंडपा की वजह से हुआ है, पर उल्टा रूही के ग्रैंडपा सारा इल्जाम निंग पर डाल देते हैं कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वहीं मास्टर ग्योंग ग्रैंडपा की नब्ज चेक करके बताते हैं कि अभी उनकी सांसें चल रही हैं, इसलिए तुम लोग इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, जिससे वो बच जाएंगे। ये सुनकर झाओ जल्दी से ग्रैंडपा को वहाँ से लेकर निकल जाता है, जिसके बाद मिस्टर काम बॉक्स चेक करते हैं, पर बॉक्स खाली होता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और पेंडेंट के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कहाँ गया। तब रूही के ग्रैंडपा बोलते हैं ये जरूर झाओ ने चोरी की है, क्योंकि वो बॉक्स के बहुत क्लोज था। नेक्स्ट सीन में झाओ परेशान होता है, तभी उसके मोबाइल पर कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ग्रीन पेंडेंट गुम हो गया है। ये जानकर वो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है ग्रैंडपा को जहर दिया गया और अब ये पेंडेंट भी गुम हो गया, कहीं ये सब जुड़ा हुआ तो नहीं है। तभी वहाँ डॉक्टर शॉ आते हैं और उसे बताते हैं कि ग्रैंडपा को पॉइजन दिया गया है और हम उन्हें नहीं बचा सकते, उनके पास सिर्फ 5 दिन का टाइम है। ये सुनकर झाओ बहुत शॉक्ड हो जाता है और शक से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट रुकने मत दो, मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं निंग छुपकर ये सब सुन लेती है और सोचती है मैं इतनी आसानी से ग्रैंडपा को कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे उन्हें बचाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे मिस्टर किम की मदद क्यों न लेनी पड़े। दूसरी तरफ रूही अपने ग्रैंडपा को पेंडेंट दिखाते हुए कहती है किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारे पास है और सारा इल्जाम उस बेवकूफ झाओ के ऊपर जाएगा, क्योंकि वही बॉक्स के सामने खड़ा था। ये सुनकर ग्रैंडपा स्माइल करते हुए पेंडेंट को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर रूही उन्हें पेंडेंट नहीं देती और कहती है वो हमारा वेट कर रहे हैं, क्या आप भूल गए वो इस पेंडेंट के बदले मुझे ज्वेलरी शॉप देने वाले हैं, इसलिए ये तो मैं उन्हें ही दूंगी। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से में उससे पेंडेंट छीनते हुए बोलते हैं तुम उनके बारे में जानती ही क्या हो, न तुम्हें उनकी कंडीशन के बारे में पता है न उनके बारे में, इसलिए चुप रहो। जिसके बाद वो लोग मो के पास जाते हैं और उसे वो पेंडेंट देते हुए बताते हैं हमने आपको जो चाहिए था वो कर दिया है, क्या अब आप खुश हैं। ये सुनकर मो पेंडेंट को अपने हाथ में लेता है और उनसे पूछता है क्या तुम लोगों ने अपना काम सही से किया है, किसी को इस बारे में शक तो नहीं हुआ। रूही बोलती है नहीं, इसका सारा इल्जाम हमने झाओ पर लगा दिया है, पर एक जंगली लड़की है जिसने हमें बहुत परेशान किया है और पता नहीं कैसे उसे काली एनर्जी के बारे में भी पता चल गया। ये सुनकर मो शॉक्ड होते हुए पूछता है इसका मतलब उस लड़की को एनर्जी दिखाई दी, पर ये कैसे हो सकता है, आखिर वो कौन है, मुझे उसके बारे में सब बताओ। तब रूही जैसे ही बताने के लिए आगे होती है तो ग्रैंडपा उसे रोककर खुद बताने लगते हैं कि वो एक 6 साल की बच्ची है जिसे झाओ माउंटेन से लाया है। वो हमेशा हवा और बाकी चीजों से बात करती रहती है, उसी ने उस एनर्जी को भी देख लिया और सबको बता रही थी कि ये सब मैंने किया। ये जानकर मो समझ जाता है कि निंग कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि वो वही मैजिकल प्लांट है जिसकी उसे तलाश थी। दूसरी तरफ मास्टर ग्योंग झाओ को बताते हैं
मैंने सीसीटीवी चेक किया है और मुझे रूई और उसके ग्रैंडपा पर शक है कि पेंडेंट उन लोगों ने ही चुराया है। ये सुनकर झाओ उन्हें बताता है, मुझे भी यही लगता है कि ग्रैंडपा को जहर देने के पीछे भी उनका ही हाथ है। उसके बाद देखते हैं कि निंग ग्रैंडपा के पास जाती है और रोते हुए उन्हें उठाने की कोशिश करती है, मगर उन्हें होश नहीं आता, जिससे वो अपनी पावर की मदद से उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है। पर इस बार निंग फेल हो जाती है, जिससे थोड़ी सी बुरी एनर्जी उसके अंदर चली जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर झाओ बहुत डर जाता है। वहीं श और मास्टर ग्योंग भी निंग की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं और जल्दी से उसे चेक करने लगते हैं। तब श झाओ को बताता है कि निंग के पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने पहली बार ऐसा होते देखा है। अगर हमें निंग को बचाना है तो इसके लिए वाइन लाना होगा, नहीं तो इसे बचाना मुश्किल है। ये जानकर झाओ परेशान हो जाता है। वहीं मास्टर ग्योंग बताते हैं कि 400 साल से इस वाइन को किसी ने देखा भी नहीं है, फिर हम इसे कहाँ ढूंढेंगे। थोड़ी देर बाद झाओ निंग के पास बैठा उसकी केयर कर रहा होता है। तभी वहाँ मास्टर ग्योंग आते हैं और उसे फाइल दिखाते हुए बताते हैं कि मैंने तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री चेक की है और मुझे पता चला कि तुम लोगों का उस माउंटेन और वाइन से पूरा रिलेशन है। इसलिए अगर तुम चाहो तो उस चीज को ढूंढ सकते हो, क्योंकि उस वाइन में बहुत पावर होती है। ये सुनकर झाओ को निंग की बातें याद आती हैं कि किस तरह उसने उसे बताया था कि अगर वो पेंडेंट उसके पास आना चाहता है और अगर उसे पेंडेंट मिल गया तो वो सबको प्रोटेक्ट करेगी। ये सब सोचकर वो बहुत हैप्पी हो जाता है और उनसे कहता है, मैं सब समझ गया हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखें ताकि इसके बारे में किसी को पता न चले। तो मास्टर ग्योंग कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। वही रूई ग्रैंडपा के साथ झाओ के घर आने लगती है, पर गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोकने लगते हैं, जिससे ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, ये हमारा घर है, इसलिए तुम हमें नहीं रोक सकते। ये बोलकर वो लोग जबरदस्ती अंदर चले जाते हैं, जहाँ ग्रैंडमा बहुत परेशान हालत में बैठी होती हैं। उन्हें देखते ही गुस्से में बोलती हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अब यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ झाओ आकर ग्रैंडमा को संभालते हुए रूई से कहता है, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? तुम लोग जाओ। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, अब हम लोग इतने भी बुरे नहीं हैं कि अपने भाई को देखने भी न आए। मैं जानता हूँ तुम्हारे ग्रैंडपा की तबीयत खराब है, इसलिए हम उनसे मिलने आए हैं और हमने सुना है निंग भी काफी बीमार है। मुझे तो लगता है वो तुम लोगों के लिए बैड लक है, इसलिए उसे जहाँ से लाए हो वहीं फेंकाओ। ये सुनकर मास्टर ग्योंग गुस्से में कहते हैं, क्या तुम लोगों के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची है जो एक बच्ची के बारे में इस तरह कह रहे हो? रूई कहती है, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर ये सब तभी शुरू हुआ जब से वो तुम्हें मिली है, इसलिए उसे उसी माउंटेन में भेज दो। मैंने तो हाल ही में सुना है कि किसी को माउंटेन पर वाइन मिला है। तब ग्रैंडमा उनसे कहने लगती हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो हम यहाँ से चले जाते हैं, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो वाइन मिल जाए जिससे आप निंग और मेरे भाई को बचा पाए। ये बोलकर वो और रूई हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब झाओ ग्रैंडमा को बैठाने में उनकी मदद करता है। वहीं मास्टर ग्योंग झाओ से कहते हैं, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स को उस माउंटेन पर भेजकर ये पता लगाता हूँ कि वहाँ सुनहरी वाइन है या नहीं, क्योंकि यही एक आखिरी रास्ता है। हमें ये रिस्क लेना ही होगा। झाओ कहता है, ठीक है। फिर देखते हैं कि ग्रैंडमा रोते हुए निंग को टच करती हैं और कहती हैं, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ। तब निंग होश में आती है और उनसे कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। तभी निंग का पेंडेंट उसे बताता है कि वो वाइन उसी माउंटेन में है। ये बात निंग झाओ को बताती है कि मेरे पेंडेंट ने कहा कि वाइन वही है, इसलिए हमें वहाँ जाना होगा, इसमें ये हमारी मदद करेगा। ये सुनकर झाओ कहता है, ठीक है, फिर मैं आज रात ही निंग को माउंटेन ले जाऊंगा। ये सुनकर ग्रैंडमा बोलती हैं, पर ये अभी बहुत कमजोर है, तुम इसे अकेले कैसे लेकर जाओगे? झाओ कहता है, अब हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे किसी भी हाल में निंग को ले जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ रूई के ग्रैंडपा चेस खेल रहे होते हैं। तब रूई वहाँ आती है और उनसे कहती है, क्या आपको पता है अब झाओ क्या करने वाला है? दूसरी तरफ झाओ निंग को कंधे पर लेकर माउंटेन जाने के लिए निकल जाता है। वही रूई का भेजा एक गुंडा ये देखकर रूई को कॉल कर देता है, जिससे रूई हैप्पी होकर मो को कॉल करती है और ये बात बताती है कि मछली खुद कांटे में फंसने के लिए निकल गई है। ये बोलकर वो और ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। वहीं निंग झाओ से कहती है,
मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है ना। झाओ कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ये सब मत सोचो। निंग कहती है, ठीक है, एक बार हमें पेंडेंट और वाइन मिल जाए, फिर हम ग्रैंडपा को भी बचा लेंगे। तभी निंग का पेंडेंट चमकने लगता है, जिससे वो झाओ से कहती है, ये हमें रास्ता बताएगा। फिर थोड़ी ही देर में वो लोग एक पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां मो और उसके लोग आ जाते हैं। ये देखकर झाओ जल्दी से निंग को नीचे उतारकर अपने पास करता है और मो से पूछता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मो कहता है, मुझे जानकर तुम लोग क्या ही कर लोगे, मैं तुम्हें अपना मैजिक दिखाता हूँ। ये बोलकर वो जादू शुरू करता है, जिससे उसके अंदर से काली एनर्जी निकलने लगती है। इससे निंग के सिर में दर्द होने लगता है और वो मो के वश में होने लगती है। तो झाओ उसे रोककर बताता है कि ये हमारा रिश्ता तोड़ना चाहता है ताकि वो तुम्हें ले जाए, पर तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। निंग बोलती है, पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद झाओ उसे सब याद दिलाने लगता है, तो मो का जादू काम नहीं करता। इस चीज से उसे गुस्सा आता है और इस बार वो निंग के साथ साथ झाओ पर भी जादू करता है, जिससे दोनों की हालत खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मो निंग को किडनैप करके एक रूम में बंद करके रखता है, जहां निंग होश में आते ही उससे पूछती है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मो कहता है, तुम जानती हो मुझे तुम्हारा पेंडेंट चाहिए जो तुमने पहन रखा है, ताकि मैं उसे इस पेंडेंट के साथ मिला सकूं। ये सुनकर निंग सोचती है, मुझे इसे स्मार्ट तरीके से हराना होगा, नहीं तो ये मेरा पेंडेंट ले लेगा। ये सोचकर वो मो से कहती है, आप तो झाओ से भी यंग हैं, फिर ये काम क्यों करते हैं? ये सुनकर मो हैप्पी हो जाता है, पर निंग को इंजेक्शन देने के लिए आगे आता है। तभी वहाँ झाओ आता है और उसे किक करके निंग को बचा लेता है। निंग उसे देखकर कहती है, मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। वहीं मो झाओ को देखकर पूछता है, पर तुम बच कैसे गए? तब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें देखते हैं कि जैसे ही गुंडे झाओ को मारने आगे होते हैं, तो अचानक से पेड़ से तेज रोशनी आती है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फ्लैशबैक एंड होते ही मो चाकू निकालकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे झाओ डरते हुए निंग से कहता है, तुम यहाँ से आ जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। मगर निंग जाने से मना कर देती है और अपनी पॉकेट से बाई का दिया पंख निकालती है, जिससे बाई वहां आ जाती है और चील बनकर मो पर हमला कर देती है, जिससे मो की हालत खराब हो जाती है। फिर निंग बाई को थैंक्स कहती है और अपना ग्रीन पेंडेंट ले लेती है। वहीं मो झाओ को इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद निंग अपने पेंडेंट और ग्रीन पेंडेंट को एक साथ जोड़ देती है, जिससे उसकी हालत अच्छी हो जाती है और वो झाओ से कहती है, अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि अब मैं ग्रैंडपा को ठीक कर सकती हूँ। ये सुनकर झाओ भी हैप्पी हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा और मास्टर ग्योंग ग्रैंडपा के पास बैठे होते हैं। तभी वहाँ निंग आती है और अपने मैजिक से ग्रैंडपा को ठीक करने की कोशिश करती है, जिससे उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है, जिससे वो झाओ की गोद में बैठ जाती है। मास्टर ग्योंग निंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब ग्रैंडपा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, इसलिए तुम जाकर रेस्ट करो। वहीं मो बाहर खड़ा ये सब सुन लेता है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें देखते हैं कि रूई और उसके ग्रैंडपा जब रूम में पहुंचते हैं, तो वो मो को बेहोश देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर मो होश में आता है, तो वो पूछते हैं, आपने तो कहा था कि आप सब हैंडल कर लेंगे। ये सुनकर वो गुस्सा करते हुए उन्हें उसकी मदद करने को कहता है। फ्लैशबैक एंड होते ही मो कहता है, कल वो दिन है जब निंग अपने पेंडेंट को एक साथ लाएगी, जिससे उसका पावर कम पड़ेगा और उसी टाइम मैं उस पर हमला कर दूंगा। ये सोचकर वो खुश हो जाता है। वहीं निंग का पेंडेंट भी उसे बताता है कि कल तुम कमजोर पड़ने वाली हो, इसलिए ये बात झाओ को बता दो। मगर निंग सोचती है कि अगर मुझे ग्रैंडपा को बचाना है तो ये करना ही पड़ेगा और मैं इस बारे में इन लोगों को नहीं बता सकती हूँ, नहीं तो वो मुझे रोक देंगे। दूसरी तरफ मास्टर ग्योंग पुरानी किताब में ये सब पढ़कर जान जाते हैं, जिससे वो बहुत परेशान होते हैं और ये बात झाओ को बताते हैं। तो झाओ कहता है, पर ये बात निंग ने हमसे क्यों छुपाई? कहीं वो ये तो नहीं सोच रही है कि हम उसे रोक देंगे, पर हम ग्रैंडपा को बचाने के लिए उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सब कहकर वो अपना हाथ बेंच पर पटकता है। फिर झाओ निंग से कहता है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, इसलिए मेरे पास आओ। पर निंग सोचती है कहीं उसे सच न पता चल जाए, इसलिए वो सोने का बहाना करके वहां से चली जाती है, जिससे झाओ मास्टर ग्योंग से कहता है, निंग तो हमें इग्नोर कर रही है,
अब मैं उससे कल के बारे में किस तरह पूछूं? तो वो कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, हम इस बारे में कल बात करेंगे, पर तुम ध्यान रखना कि वो बुरी एनर्जी यहाँ न आ पाए। नेक्स्ट डे झाओ अपने घर के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स को खड़ा कर देता है और उनसे कहता है, तुम लोग ध्यान देना कि ग्रैंडपा के रूम में एक मक्खी तक न जा पाए। फिर झाओ ये बात मास्टर ग्योंग को बता देता है कि मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। तभी वहाँ निंग आती है और जल्दी से ग्रैंडपा के रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है, जिससे झाओ परेशान होते हुए उसे दरवाजा खोलने को कहता है, मगर निंग अपने मैजिक का उसे करके ग्रैंडपा को ठीक करने लगती है। वहीं मो भी आ जाता है और निंग पर हमला करने लगता है। ये देखकर सभी पेड़ पौधे निंग की मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन मो उन्हें हरा देता है। फिर जैसे ही झाओ दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो मास्टर ग्योंग उसे रोकते हुए बोलते हैं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इससे निंग डिस्टर्ब हो जाएगी। उसी टाइम रुई अपने ग्रैंडपा के साथ वहाँ आती है और झाओ का ध्यान भटकाने लगती है ताकि मो निंग को मारकर वो पेंडेंट ले ले। पर झाओ उन पर गुस्सा करने लगता है और पूछता है, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उनकी नजर दरवाजे पर जाती है, जहाँ से काला धुआं आने लगता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। थोड़ी ही देर में निंग रूम से बाहर आती है और खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है। उसे इस तरह देखकर रुई और उसके ग्रैंडपा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम बच कैसे गई? तब वो दोनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और निंग का पेंडेंट उससे कहता है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कमजोर हो गई हो। झाओ उसे देखते ही हक कर लेता है और मास्टर ग्योंग कहते हैं, ये तो चमत्कार हो गया है, लगता है अब ग्रैंडपा बच जाएंगे। तब निंग उन्हें बताती है कि अब मुझे हवा या पेड़ पौधों की आवाज नहीं आ रही है। ये सुनकर झाओ उसे हक करते हुए कहता है, तुम बहुत थक गई हो, इसलिए अब रेस्ट कर लो। तभी अचानक से निंग के अंदर चमक आ जाती है, जिससे पेंडेंट उसे बताता है कि अब तुम अपने असली रूम में आने वाली हो। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है और देखते ही देखते वो एक बीच में बदल जाती है। ये देखकर सभी अपसेट हो जाते हैं। फिर झाओ निंग का पेंडेंट उठाकर अपने पास रख लेता है। उसके बाद झाओ निंग को एक गमले में लगाकर बाहर ले जाता है और रोते हुए उससे कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कब तक सोने वाली हो, पर मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। ये सुनकर निंग कहती है, मैं अभी सोई नहीं हूँ, मैं आप सबको देख और सुन सकती हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं सुन पाएंगे। वहीं ग्रैंडपा होश में आते ही निंग के बारे में पूछते हैं, तो ग्रैंडमा उन्हें बताती हैं कि आपको बचाने के लिए निंग ने अपनी कुर्बानी दे दी है, क्योंकि एक बार आपने उसे बचाया था, इसलिए हमारे मना करने पर भी उसने हमारी बात नहीं मानी। ये सुनकर ग्रैंडपा को बहुत दुख होता है। इसके बाद झाओ उस गमले को ग्रैंड पेरेंट्स के पास ले जाता है और वहाँ निंग की फेवरेट फूड रखते हुए कहता है, वो जब भी उठेगी तो ये जरूर खाएगी। तब ग्रैंडमा निंग से बोलती हैं, हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। तो निंग कहती है, मैं भी आप लोगों को मिस कर रही हूँ और खासकर झाओ को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में झाओ निंग के गमले को लिए सो रहा होता है। तभी वहाँ बाई आती है और उस गमले में एक बूंद पानी डालती है, जिससे निंग फिर से इंसानी रूप में आ जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और बाई को थैंक्स कहती है। तब बाई उसे बताती है कि पहले तुम्हें रुई और उसके ग्रैंडपा को पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं। तब तक झाओ भी उठ जाता है और निंग को देखकर हैप्पी हो जाता है। तो निंग कहती है, अभी मुझे बाहर लेकर चलिए, बाकी बात बाद में करेंगे। ये सुनकर झाओ कहता है, पर अभी तो आधी रात हो रही है, तुम्हें कहाँ जाना है? निंग बोलती है, वो मैं आपको रास्ते में बताऊंगी, पहले आप यहाँ से चलिए। अब देखते हैं रुई अपने ग्रैंडपा के साथ जल्दी में घर से जा रही होती है। तभी वहाँ निंग झाओ के साथ आती है। अब देखते हैं रुई अपने ग्रैंडपा के साथ सारे पैसे लिए जल्दी में घर से जा रही होती है। तभी वहाँ निंग और झाओ पुलिस को लेकर पहुँचते हैं और उन्हें देखकर पूछते हैं, आपको देखकर लगता है कि आप लोग ट्रिप पर जा रहे हैं? तो ग्रैंडपा स्माइल करते हुए बोलते हैं, नहीं, हम तो बस बाहर हवा खाने जा रहे थे। ये सुनकर झाओ कहता है, पर इतना सामान लेकर कोई बाहर क्यों जाएगा? तो रुई बोलती है, तुम सामान की फिक्र मत करो, ये तो हमने म्यूजियम में डोनेट करने के लिए पैक किया है। ये सुनकर झाओ कहता है, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। और निंग कहती है, ये लोग झूठ कह रहे हैं। तब झाओ उन्हें बताता है कि आप लोग अब कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके ऊपर केस कर दिया है। जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन न हो, आपको यहीं रहना होगा। ये सुनकर रुई कहती है, ठीक है, हम कल वापस आ जाएंगे। पर ग्रैंडपा बोलते हैं, ठीक है, हम वापस घर चले जाते हैं, तुम लोग कल आकर बात करना। झाओ कहता है,
इसकी जरूरत नहीं है, अब सारी बात यही होगी। जिसके बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं। वहाँ मिस्टर काम और बाकी लोग भी मौजूद होते हैं। तो वो रूई और उसके ग्रैंडपा को सजा देने की बात करते हैं। ये सुनकर रूई कहती है, मगर पहले तो आप भी हमारे साथ थे। जब ग्रैंडपा ने आपको गोल दिया तो आप हमारा साथ देने के लिए मान गए और अब आपने टीम बदल ली। ये सुनकर मिस्टर काम कहते हैं, तुम बकवास मत करो। उसके बाद सारा इल्जाम रूई और उसके ग्रैंडपा पर आ जाता है कि 2 साल पहले जब ग्रैंडपा की तबीयत खराब हुई थी तो उसमें भी उनका ही हाथ था। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि रूई के ग्रैंडपा झाओ के ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं और वहीं उन्हें जहर वाला इंजेक्शन लगा देते हैं, जिस कारण वो कोमा में चले जाते हैं। फ्लैशबैक एंड होते ही रूई कहती है, क्या आप लोगों के पास कोई सबूत है कि ये काम ग्रैंडपा ने किया है? आखिर आप लोग इन्हें कैसे फंसा सकते हैं? तब निंग झाओ को बताती है कि ग्रैंडपा के स्टडी रूम में अब तक वो मेडिसिन रखी है जिससे वो कोमा में गए थे। ये सुनकर झाओ जल्दी से ऊपर जाकर मेडिसिन लेकर आता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वही रूई डर के कारण बोलने लगती है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं था, उसने सब कुछ अपने ग्रैंडपा के कहने पर किया था। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और उसे थप्पड़ मारकर कहते हैं, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हारी बात मानी थी कि मौका आने पर तुम सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दो? जिसके बाद ग्रैंडपा और ग्रैंडमा अपसेट होकर बोलते हैं, हम लोगों ने हमेशा तुम लोगों को अपना माना, अपनी फैमिली माना, और तुम लोगों ने हमें ही धोखा दिया। हम कभी ऐसा नहीं सोच सकते थे। ये सुनकर रूई कहती है, अगर ऐसा सच में होता तो हम आज ये सब नहीं करते। आपने सिर्फ झाओ और निंग को अपना माना। ये सुनकर मिस्टर काम रूई से गुस्से में कहते हैं, ये लोग सही कह रहे हैं, असल में धोखेबाज तुम लोग हो। अब देखते हैं कि मिस्टर ग्योंग निंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे आने से सब ठीक हो गया और तुमने हमारी बहुत मदद भी की है। ये सुनकर ग्रैंडपा भी बोलते हैं, आज मुझे अच्छाई का बदला मिल गया। अगर उस समय मैंने निंग की मदद न की होती तो शायद आज हम साथ नहीं होते। ये सुनकर निंग हैप्पी हो जाती है और उन्हें बताती है कि अब मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन सभी को मिस कर रही हूँ। पर क्या मेरे जाने के बाद आप लोग मुझे मिस करेंगे? ये सुनकर झाओ उसे बताता है कि हम सभी तुम्हें बहुत मिस करेंगे और हमेशा तुमसे मिलने आएंगे। तुम फिक्र मत करो, हम खुद तुम्हें माउंटेन तक ड्रॉप करने जाएंगे। नेक्स्ट सीन में झाओ निंग और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ माउंटेन जाता है, जहाँ वो प्लान दिखाते हुए निंग से पूछता है, इसे मैं कहाँ लगाऊं? तो निंग उसे जगह बताते हुए बोलती है, वहाँ सूरज की रोशनी अच्छी आती है। जिसके बाद झाओ उसे बताता है कि अब से तुम्हें या तुम्हारे फ्रेंड्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये माउंटेन खरीद रहा हूँ और हम तुम लोगों का बहुत ध्यान रखेंगे। ये सुनकर निंग हैप्पी हो जाती है और पूछती है, क्या आप सच कह रहे हैं? तो झाओ कहता है, हाँ, ये बात सच है। ये जानकर सभी हैप्पी हो जाते हैं। इसके साथ ही ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।